गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो चैप्टर हमारा रनिंग है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द टुडेज टॉपिक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपका पॉकेट टेस्ट आने वाला है, अपकमिंग पॉकेट टेस्ट दैट विल बी ऑन 13th ऑफ सितंबर, तो उसमें आपका यही चैप्टर आएगा जो हमारा करंट रनिंग चैप्टर है। और ये कहाँ तक हम कवर करेंगे, जहाँ तक भी हम नेक्स्ट वीक, मतलब आपका जो टेस्ट का डेट है उसके पहले हम ट्यूसडे तक, आई एम रियली वेरी सॉरी, नॉट ट्यूसडे, फ्राइडे तक जो हम टॉपिक कवर कर लेंगे, वो सारे जो टॉपिक्स होंगे वो आपके आएंगे पॉकेट टेस्ट में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैम कितना आने वाला है ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे अप टिल फ्राइडे, फ्राइडे कौन सा, बिफोर योर अपकमिंग टेस्ट दैट इज ऑन 13th ऑफ सितंबर, बिफोर दैट जो भी फ्राइडे तक हम टॉपिक कवर कर लेंगे इसी सेम चैप्टर का, वो आपको पॉकेट टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ द पॉकेट टेस्ट? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द क्लास। तो हमारा जो क्लास है, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जो चैप्टर है दैट इज अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कि बेसिकली हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था डीलिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स भी होते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में हम बाद में डील करेंगे। पहले हमने पूरे के पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है तो वहाँ हमारे पास पूरे के पूरे जो इवेंट्स होते हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और उसमें हमने स्टार्ट किया था गैमेट्स को बनाना, गैमेट्स के स्ट्रक्चर को देखना, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो दोनों गैमेट्स बनते हैं दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये एक दूसरे तक पहुंचते कैसे हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ माइक्रो गैमेट, मतलब कि जिसको आप मेल गैमेट बोलते हो किसी भी फ्लावर के अंदर। तो प्लांट का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है दैट इज द फ्लावर। तो पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। आफ्टर स्टडिंग द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, उसके बाद हमने देखा कि उसके जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जिसको हम कहते हैं स्टेमिन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल, उनको देखा। एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में जो बेसिक हमारा टॉपिक होगा वो उसके आगे का टॉपिक होगा, उसको प्रोसीड करेंगे। तो क्योंकि आप सेक्शन ऑफ एंथर ऑलरेडी जान चुके हो कि जब आप एंथर का सेक्शनल व्यू देखोगे तो उसमें क्या क्या लेयर दिखेंगी, क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो आज हम देखेंगे कि वो जो स्ट्रक्चर आपने देखा था एंथर का, या टीएस आपने देखा था उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर जो भी लेयर आपको दिखाई दी है स्टार्टिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस अप टिल द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सारे के सारे कैसे डेवलप करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको सीखने के लिए मिलेगा। एंड दैट एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड बाय द हेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथर। क्लियर? जैसे ही एंथर डेवलप कर चुका होता है तो पॉलन सैक जो होता है उसके अंदर जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या व्हाट यू कॉल एज पॉलन ग्रेन। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब आप ये इतना सीख चुके होंगे तो एक छोटा सा टॉपिक बीच में एडिशनली आपके लिए ऐड किया जाएगा, दैट विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ टेट्राड। जब भी माइक्रोस्पोर बनता है तो आपको भी पता है कि एक सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और उसके थ्रू हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर्स हमें मिलेंगे। तो वो चारों एक साथ मिलके टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके टाइप्स हम देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू डील विद स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन का, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग विल बी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पॉलन ग्रेन के बारे में जाननी है और याद भी रखनी है, ये बातें करेंगे। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डील विद डेहिसेंस ऑफ एंथर, कि जो एंथर है वो कैसे फटता है या बर्स्ट होता है, और उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे रिलीज होता है। इतनी बातें हम आज की क्लास में करेंगे और इन सारी चीजों के बारे में सीखेंगे भी। तो द फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एंथर, या फिर
आप इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दोनों चीजों को एक साथ लिखने का सेंस ये है क्योंकि एंथर जैसे जैसे डेवलप करता जाता है उसी को फॉलो करता है प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन। सो दैट इज द रीजन कि हमने ये दोनों हेड्स को एक साथ प्लेस किया हुआ है। दे आर रिलेटेड और कनेक्टेड टॉपिक्स, यू कैन से। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एंथर होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है या उसका जो ओरिजिन होता है दैट इज यूज स्पोरेंजिएट टाइप। अब यूज स्पोरेंजिएट टाइप का मीनिंग ये होता है कि जब भी एंथर डेवलप करेगा तो दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम मोर देन वन आर्कीस्पोरियल सेल्स। नाउ कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट आर दीज आर्कीस्पोरियल सेल्स? आर्कीस्पोरियल सेल्स के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? अगर किसी को कुछ भी पता है देन यू कैन जस्ट रिप्लाई द आंसर कि आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या होते हैं, और अगर नहीं पता है देन यू कैन से नो सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन। अगर एक से अधिक आर्कीस्पोरियल सेल्स से एंथर का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करता है तो उस ओरिजिन को या उस मेथड ऑफ डेवलपमेंट को हम यूज स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके फाइन। आर्कीस्पोरियल सेल्स वो होंगे जिनकी मदद से आप पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, चाहे वो एंथर हो या फिर वो क्या हो, कार्पेल हो जिसका आपको सेक्शन देखना था वहां, ओवरी का, कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर किसी सेल के थ्रू डेवलप करता है तो दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, अब प्लीज इस वर्ड को आप आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम से कनेक्ट मत करिएगा जो कि आपने लोअर प्लांट्स में एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लास 11th में सीखा होगा। ठीक है, तो प्लीज डू नॉट कनेक्टेड विद दोज टर्म्स क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दोज टू टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिए। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि अगर आप एंथर को देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली या नेकेड आई से देखेंगे तो वो एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है इनिशियल स्टेजेस में, और उन स्टेजेस में जब आप इसका सेक्शन स्टार्ट करोगे देखना कि ये जो ओवल या स्फेरिकल शेप एंथर है ये कैसा दिख रहा है, तो उसमें आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा सिवाय एपिडर्मिस के। अंदर आपको दिखाई देगा एपिडर्मिस के लूज अमाउंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर आप कह सकते हो कि अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि एंथर के सेक्शन में कुछ भी नहीं होता है। एंथर के सेक्शन में केवल दो चीजें आपको नजर आएंगी। एक नजर आएगा उसका आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, और सबसे अंदर जो आप सेल्स को देखेंगे तो वो सारे सेल्स आपको एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो सारे ही एक जैसे होंगे, इसीलिए उन्हें हम अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं या होमोजेनस मास ऑफ सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक एंथर के अंदर दूसरे जो लेयर होते हैं जैसे कि मिडिल लेयर, टेपिटम, ये सारे के सारे अभी तक अलग नहीं हुए हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो सबसे पहले कौन सी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं या एंथर का कौन सा पार्ट बनाते हैं। क्लियर? तो अगर मैं ये चीज आपको समझाऊं यहाँ पर डायग्रामेटिकली तो बहुत आसान सा प्रोसीजर है, अच्छे से आप लोग इसको समझते जाइएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये हमने ड्रॉ किया है एक एंथर का सेक्शन जो कि रफली आपको बटरफ्लाई शेप का दिखाई देता है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये जो सेक्शन हमने ड्रॉ किया इस सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय सिंगल सेल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये आप सबको पता है। ठीक है, एपिडर्मिस यहाँ आपको प्रेजेंट मिलेगा। अब जब एपिडर्मिस के अंदर आप लोग देखोगे तो एपिडर्मिस के अंदर आपको क्या दिखने वाला है, याद करिए। एपिडर्मिस के अंदर हमें दिखने वाला है लूज मास ऑफ, या फिर पूरे जो होमोजेनस सेल्स हैं वो कौन से सेल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, वो सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और सारे के सारे एक जैसे हैं इसीलिए हम इन्हें होमोजेनस कह रहे हैं। अब एक चीज याद रखो कि होमोजेनस जो है दैट इज ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अगर आप इसके लिए नया टर्म देखेंगे तो आज की डेट में बायोलॉजी में होमोजेनस की जगह पर हम यूज करते हैं होमोलोगस टर्म। ठीक है, और उसका मतलब होता है सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। क्लियर?
तो जो नया टर्म यहाँ पर यूज होता है वो कौन सा टर्म यूज होता है? वो टर्म यूज होता है होमोलोगस। ऑलराइट, सो दिस विल बी द थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। अनुष्का के पास मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। इज देयर एनीबडी एल्स हु इज फेसिंग दिस ट्रबल? और किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी आवाज आपको कट होके सुनाई दे रही है? इज इट ओके? अनुष्का, काइंडली चेक योर नेटवर्क बेटा। आई गेस इधर से सब क्लियर है, आपके नेटवर्क में जरा सा ट्रबल हो सकता है। काइंडली चेक इट। ओके, फाइन। तो लेट अस कम बैक टू दिस वन। इस डायग्राम में जब आप देख रहे हो तो आपको अंदर क्या मिलेगा? अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नाउ अगेन आई एम क्लियरिंग द मीनिंग। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है अभी इन सेल्स को कोई प्रॉपर फंक्शन असाइन नहीं किया गया है। ये जो सेल्स हैं ये स्ट्रक्चरली सारे एक जैसे हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये होमोजीनस है। होमोजीनस ओल्ड टर्मिनोलॉजी है बायो की। अगर आप नया टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो आप वहाँ होमोलोगस यूज करोगे, ठीक है? बट आपको इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाना है। आप होमोजीनस भी लिख दोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, बट दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन नॉलेज, ठीक है? अब देखिए कि ये जो आपके सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि ज़ैंथर के सेक्शन के अंदर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो चीज डेवलप करती है ना, वो चीज होते हैं वस्कुलर टिश्यूज। नाउ वस्कुलर टिश्यूज स्टैंड्स फॉर जाइलम एंड फ्लोएम। अब आप मुझे बताएंगे कि हमने जब एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो वो कौन सी जगह थी जहां पर वस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, या वस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंस आपको बताया गया था? व्हाट वाज दैट पार्ट ऑफ द एंथर? एंथर का कौन सा वो पार्ट होता है जहां पर वस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस मैंने आपको बताई थी? किसी को भी याद है? वस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस एंथर के कौन से स्ट्रक्चर में आपको बताई गई थी? नो प्रॉब्लम। अगर आपको याद होगा, एंथर का जो पार्ट होता है जिसको हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है, वहां मैंने आपको वस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंस बताई थी। अब यहाँ पे जब आप एंथर का सेक्शन भी देखोगे तो यहाँ जो आपका सेंटर वाला पोर्शन होगा, मतलब एंथर का ये पोर्शन आप मान लीजिए, ठीक है, एंथर का बिल्कुल सेंटर वाला जो पोर्शन है, वहां पे मैंने जिसको ब्लू कलर से शेड किया है, वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसका? वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वस्कुलर टिश्यूज का। तो जब भी आप एंथर की सेक्शन देखोगे तो आपको वस्कुलर टिश्यूज का जो प्रेजेंस है वो राइट एट द सेंटर दिखाई देगा, ठीक है? अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो मैं ये आपको डायग्रामेटिकली एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे, ये देखिए, दिस इज स्टेज 1। तो स्टेज 1 में मैंने ये डायग्राम बेसिकली इसलिए सिलेक्ट किया है कि आपको समझ में आए कब किससे क्या बन रहा है। तो स्टेज 1 में आप सेंटर में जो यहाँ पे सेल्स देख रहे हो, मैं उनको आपको एनोटेट करके दिखा देती हूँ। ये वाले जो सेल्स हैं, जो सेंटर में आपको ब्लू कलर से मैंने शेड किए हैं, ये सब बन जाते हैं वस्कुलर टिश्यूज। और ये हमेशा जब आप एंथर का पूरा मैच्योर सेक्शन देखोगे या यंग एंथर का सेक्शन देखोगे तो भी इनका जो पोजीशन है वो सेंटर ही होता है। तो दीज आर द फर्स्ट पार्ट जो कि एंथर के सेक्शन में बनता है। एपिडर्मिस पहले से है, याद रखिए। तो अब आपके पास बनाने के लिए बचा क्या क्या है? हमारे पास जो चीजें बच गई हैं बनाने के लिए, वो बच गई हैं एंडोथीशियम की लेयर, मिडल लेयर और टेपिटम। उनको डिजाइन करेंगे। तो जैसे ही आपका वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जो यहाँ पर 4 कॉर्नर होता है एंथर के सेक्शन का, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ सपोज हम ड्रॉ कर रहे हैं एंथर का सेक्शन। तो जब भी आप एंथर का सेक्शन ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा, तो यहाँ आपको क्या नजर आएगा कि हमारे पास क्या होते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर में 4 अलग कॉर्नर बनते हैं, ठीक है? तो वो जो 4 अलग कॉर्नर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वो 4 अलग कॉर्नर के पास पॉलन सैक का फॉर्मेशन होता है, आप सबको पता है, ठीक है? दिस इज द बेसिक सेक्शन जो आपको दिखता है। अब आपको क्या था कि इसके अंदर एपिडर्मिस बनी हुई थी। यहाँ एपिडर्मिस की जो लेयर है वो पहले से बनी हुई है, उसको आपको फॉर्मेशन नहीं करना होता है। अंदर आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से सेंटर का जो आपका पार्ट है वो किस में चेंज हो गया था? वो चेंज हो गया था वस्कुलर टिश्यूज में, ठीक है?
जो आपका सेंटर वाला पार्ट है वो वस्कुलर टिश्यू में चेंज हो गया। अब ये जो 4 कॉर्नर आप देख रहे हो ना, तो 4 कॉर्नर के अंदर जब आप देखोगे तो इस 4 कॉर्नर के अंदर आपको पूरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से एक एक सेल ऐसा नजर आएगा जो कि बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करेगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा हो जाएगा एंड दो सेल्स विल अपीयर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, तो ये जो 4 कॉर्नर में आपके सेल्स अलग हुए हैं ना, दिस सर्व्स एज बेसिस ऑफ फाउंडेशन फॉर रेस्ट ऑफ द लेयर। ये चारों जो सेल आपके अलग हुए हैं 4 कॉर्नर पे, अब इन पे ही डिपेंड करेगा बाकी पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। तो ये जो 4 सेल्स आपके अलग हुए हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड एज आर्ची स्पोरियल सेल्स। ठीक है, इनको कहा जाता है आर्चीस्पोरियल सेल्स। अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स अलग हुए हैं दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग। तो जब ये डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो याद करिए यहाँ पे जो डिवीजन इनका होगा वो डिवीजन कैसा होगा? सबसे पहले ये डिवाइड करेंगे पेरिक्लिनिकली। नाउ लेट मी क्लियर यू व्हाट इज एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन। सपोज दिस इज अ सेल, इस सेल को आप ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू दो हाफ में बांट रहे हो, तो ये आपका पेरिक्लिनल डिवीजन है। एंड सपोज यू आर डिवाइडिंग द सेल लॉन्गिट्यूडनली या वर्टिकल एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज एंटीक्लिनल डिवीजन। ठीक है, अगर आप पेरिक्लिनल डिवीजन देखोगे तो वो ट्रांसवर्स होता है, एंटीक्लिनल डिवीजन देखेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के थ्रू सेल डिवाइड करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर सेल एंटीक्लिनिकली डिवाइड करेगा तो सरकमफेरेंस बढ़ते जाएगा सेल का, ठीक है, या जो लेयर आपकी बन रही है उसका। और अगर पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है तो लेंथ या गर्थ जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस होते हैं। तो कमिंग बैक हियर, ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स होते हैं दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग पेरिक्लिनिकली, मतलब ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे। तो जब ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे तो आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होगे कि एक सेल ऊपर की तरफ अलग होगा और एक सेल नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल ऊपर की तरफ अलग हुआ है मतलब कि एपिडर्मिस के साइड पे, एपिडर्मिस के साइड जो सेल अलग होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। क्लियर? जैसे ये वाला सेल है, इसमें जो ये ऊपर की तरफ अलग हुआ है इसको आप बोलोगे प्राइमरी पेराइटल, इसमें ये वाला पार्ट होगा, सॉरी, ठीक है, ये नहीं, नीचे वाला पार्ट जो एपिडर्मिस की तरफ, अगर मैं इस सेल को मान रही हूं तो ये प्राइमरी पेराइटल सेल है। आप ऐसे पोजीशन याद रखो कि जो प्राइमरी पेराइटल सेल होता है लोकेशन ऑफ इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एपिडर्मिस। अगर आप अंदर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में अलग हुए सेल की बात करोगे तो वो होगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेल डिवाइड हुआ, सपोज यही वाला सेल है, इसी को मैं मान लूं, तो जो एपिडर्मिस के साइड में अलग होगा दैट विल बी पीपीसी, मतलब कि प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो अंदर की तरफ सेल अलग हुआ है पेरिक्लिनल डिवीजन से दैट विल बी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इतना प्रोसेस सबको क्लियर हुआ है क्या? यहां तक सबको समझ में आई हैं चीजें? इन केस वी आर क्लियर टिल हियर तो फिर मैं आगे जाऊंगी। क्या यहाँ तक का प्रोसेस आप सबको क्लियर हो गया? ऑल राइट, आगे जब आप देखोगे तो अब आपको काम है ये पीपीसीज का, और जो पीएससीज आपके अलग हुए हैं। तो पीपीसी स्टैंड्स फॉर पेराइटल सेल। आई विल अगेन रिमाइंड यू, बार बार पूरा बोलना पॉसिबल नहीं है तो हम इनके एब्रीविएशंस को यूज करेंगे। ठीक है, एब्रीविएशन में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पीपीसी कह रहे हैं तो पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी पेराइटल सेल, और अगर आप पीएससी बोल रहे हो तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? अब आ जाते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपका सिर्फ वो सेल ले रही हूँ, मैं पूरा सेक्शन नहीं ले रही। यहाँ पे सपोज हम देखें कि आगे के स्ट्रक्चर में क्या हुआ है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अब आगे होंगी। तो एक बार डायग्राम पे चलते हैं फिर आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये वाला जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में आपका ये वाला बात हमने कर लिया कि यहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं, हमने देख लिया यहाँ पे
कि सपोज हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर स्टेज 1 में क्या हुआ है, स्टेज 1 में हुआ है कि लेयर बनी थी, आर्किस्पोरियल सेल्स बने थे। सेकेंड स्टेज अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ है, सेकेंड स्टेज में हुआ है कि आर्किस्पोरियल सेल्स अलग हो गए, ये आपको सिखा दिया गया। इतनी बातें हम कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो आर्किस्पोरियल सेल है पेरिक्लिनल डिवीजन से पीपीसी और पीएससी बनाएगा। यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं प्रोसेस में, ठीक है। लेटर ऑन क्या होगा कि ये जो आपका पीपीसी है और ये जो आपका पीएससी है, दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग बोथ पेरिक्लिनिकली और एंटीक्लिनिकली। मतलब पेराइटल सेल एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल दोनों डिवीजन कर सकता है, और जो स्पोरोजिनस सेल है वो भी पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल दोनों डिवीजन कर सकता है, ठीक है। तो अब ये दोनों सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन चलेगा। ऑलराइट, जब भी पेराइटल सेल का पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होता है तो एपिडर्मिस से जस्ट नीचे वाली लेयर सबसे पहले बनती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीशियम, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लेयर का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले यहाँ पे जिस लेयर का फॉर्मेशन होगा बाय द डिवीजन ऑफ पीपीसी, वो लेयर होगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम को हम फाइब्रस लेयर भी कहते थे, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर जो डिवाइड हुई दैट विल बी एंडोथीशियम। जैसे ही एंडोथीशियम की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, यहाँ आपको दिख रहा है कि जब पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ तो यहाँ हमारे पास हमें क्या क्या चीजें नजर आई। हमें नजर आया कि 3 से 5 लेयर ऑफ सेल्स अलग हुए जो कि एंथर की वॉल बनाएंगे। अब उन वॉल में से सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बन जाती है, और वो जो लेयर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बनती है उसको हम कहते हैं एंडोथीशियम और फाइब्रस लेयर। तो अब आपके एंथर में कितनी चीजें हो गई, एपिडर्मिस पहले से था, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू बना, कनेक्टिव टिश्यू के बाद पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस सेल्स बने, एंड आफ्टर दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोथीशियम। अब ये जो एंडोथीशियम की लेयर है, देखो 3 से 5 लेयर टोटल बनी थी। इस पॉइंट में पढ़ो कि जब पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था तो यहाँ 3 से 5 लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। इन 3 से 5 लेयर में से आपके पास एक सेल का लेयर बन गया एंडोथीशियम। आपको मैंने एंडोथीशियम बताया था कि वो सिंगल सेल्ड थिक होती है, ठीक है। और इसके सेल्स में कैलोस का डिपोजिशन भी होता है। यहाँ पर जो है कैलोस का डिपोजिशन कुछ सेल्स में नहीं भी दिखता है, वो स्टोमियम वाला रीजन बनता है, ये आपको सिखा दिया गया है। अगली जो 1 से 3 लेयर ऑफ सेल्स होंगे दे विल फॉर्म मिडल लेयर। आपको ये भी लास्ट क्लास में सिखाया गया था कि मिडल लेयर के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, वो लेयर थिक होती है क्योंकि वहां पर 1 से 3 सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से 3 से 5 लेयर के सेल्स बने, उसमें से एक लेयर एंडोथीशियम हो गई, सेकेंड लेयर हो गई मिडल लेयर। मिडल लेयर का कैरेक्टर मुझे बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडल लेयर, लास्ट क्लास में सीखा था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडल लेयर, मिडल लेयर का फंक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडल लेयर, मिडल लेयर की फंक्शन हमने क्या सीखी थी लास्ट क्लास में। यस, वेरी गुड प्रिया। मिडल लेयर की फंक्शन हमने सीखी थी कि मिडल लेयर में पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। बाकी किसी को भी ये चीज याद नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है आई गेस। प्रिया वेरी गुड। मिडल लेयर की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है कि वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं, और वहां पर जो सेल्स हैं उनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड करना। अब स्टोरेज ऑफ फूड वो करेंगे ही क्योंकि अभी टेपेटम नहीं बना है। जब तक टेपेटम नहीं बना है, क्या एंथर को फूड नहीं चाहिए, नरिशमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो तब तक उसको नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करता है कौन, मिडल लेयर, ठीक है। लेटर ऑन मिडल लेयर में से जो इनर मोस्ट लेयर अलग होती है सेल्स की, वो लेयर कौन सी होती है, टेपेटम, ठीक है। वो वाली जो लेयर आपके पास होगी अलग, वो होगी टेपेटम की लेयर। तो दिस इज हाउ आपके पास अलग अलग लेयर की फॉर्मेशन हो चुकी है। जब आप यहाँ अलग अलग फॉर्मेशन लेयर का देख चुके हो तो उसके बाद आपके पास कौन बच गया, स्पोरोजिनस सेल।
अभी तक जो आपका एंडोथीशियम बना, या जो आपका एंडोथीशियम के बाद जो स्ट्रक्चर आया दैट इज मिडिल लेयर, या फिर उसके बाद जो टेपेटम बना, ये सारी जो थी ये पेराइटल सेल से बने हुए लेयर थे। अभी भी आपके पास स्पोरोजिनस सेल का काम बाकी है। तो जब आप स्पोरोजिनस सेल का काम देखोगे या स्पोरोजिनस सेल कैसे डिवाइड करके क्या बना रहे हैं वो देखोगे, तो आप देखोगे कि स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में। ठीक है, वो किस में डिफरेंशिएट होंगे? वो डिफरेंशिएट होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, अगर आप यहाँ पर सेक्शन देखोगे पूरा का पूरा, किसका सेक्शन आपको देखना है? एंथर का सेक्शन। तो एंथर के सेक्शन में आपको भी पता है कि सपोज दिस इज पॉलन सैक, पॉलन सैक का ही जो ऊपर का लेयर होता है वो टेपेटम होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ अंदर की तरफ आपके पास कौन अलग होंगे? अंदर की तरफ जो यहाँ सेल्स अलग होंगे, उन्हीं सेल्स को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो यहाँ पर जो सेल्स भरे होंगे वो कौन से सेल्स भरे होंगे? वो होंगे आपके MMCs, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर मदर सेल का फंक्शन है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना, जो कि लेटर ऑन मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका जो माइक्रोस्पोर है दैट इज नन अदर देन पॉलन। अब मुझे MMC मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल बताइए। माइक्रोस्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ MMC? दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, बताइए। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ MMC मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या प्लॉइडी लेवल होगा? नो दिव्या। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल? आई थिंक दिव्या आपने बाय मिस्टेक उसको 3N लिख दिया है, चेक करिए। मैं सभी लोगों से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? इसमें आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, आपको बताना है कि यहाँ मियोसिस होगा तब जाके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो जब मियोसिस होगा माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो इट इज बट ऑब्वियस कि यहाँ जो आपका सेल है ओरिजिनल वाला सेल दैट इज MMC, दैट विल बी डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? अभी भी कंफ्यूजन है सबके दिमाग में। ओके, आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, और लास्ट में मैं ये फिर आपसे पूछूंगी क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आपको लगाना है, और वो कंसेप्ट भी अभी तक मुझे किसी से आंसर में नहीं मिला है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं, अभी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या होगा। ऑलराइट, तो जो आपका स्पोरोजिनस सेल था दैट वाज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, that primary sporogenous cell is later on going to form microspore mother cells, जो आगे जाके माइक्रोस्पोर बनाएंगे by the process of meiosis। meiosis हो रहा है, तो meiosis कौन से सेल में होता है? अच्छा मुझे ये बताइए, जितने भी लोगों ने आंसर हैप्लॉइड दिया है मुझे, आप मुझे ये बताइए कि अगर सेल हैप्लॉइड है तो उसमें meiosis करके हम क्या करेंगे? What is the significance of meiosis in a haploid cell? Please tell me, all of you, those who have answered haploid. I am not pointing out your names, but kindly tell me what is the logic behind doing meiosis in a haploid cell. अगर वो सेल पहले से हैप्लॉइड है तो meiosis जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, वो हम क्यों करेंगे वहां? ये आंसर भी आपको करना पड़ेगा। तो जब आप कोई आंसर दे रहे हो तो आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस स्क्रीन पे लिखे हुए थर्ड पॉइंट को देखोगे जो आपके सामने है, लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ लिखा है कि हर एक MMC डिवाइड करता है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। तो रिडक्शन डिवीजन आप हैप्लॉइड सेल में कैसे कर सकते हो? आप किसी भी हैप्लॉइड सेल में रिडक्शन डिवीजन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो इसी स्टेटमेंट में है कि वो डिप्लॉइड होगा, तभी आप उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन कर सकोगे। अदरवाइज if you are having the cell haploid already, there is no use of doing meiosis। ठीक है, there is no use। तो ये जरा सा आप फोकस करिएगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब तक आपके डिफरेंट लेयर ऑफ एंथर बन रहे थे,
जब तक अंदर पर फॉर्मेशन हो रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल का और मियोसिस से फॉर्मेशन हो रहा था माइक्रोस्पोर्स का, उस टाइम तक जो आपकी टेपेटम की लेयर होती है, टेपेटम की लेयर के अंदर स्पोरोपोलिनिन के बने हुए ट्यूबिश बॉडीज बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट टाइम मैंने सेक्शन में भी बताया था कि जब तक पॉलन सैक के अंदर काम चल रहा है, ठीक है, पॉलन सैक के अंदर किसका काम चल रहा है, माइक्रोस्पोर बनाने का काम चल रहा है। तो दिस इज योर पॉलन सैक, एंथर, ये उसका पॉलन सैक, यहाँ अंदर माइक्रोस्पोर बनाने का काम चल रहा है। तो जब तक माइक्रोस्पोर बनाने का काम चलेगा तब तक क्या होगा कि यहाँ जो आपके टेपेटम के सेल्स हैं दे विल फॉर्म यूबिश बॉडीज, और जो यूबिश बॉडीज होती हैं वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती हैं। अब जैसे ही ये यूबिश बॉडीज बन चुकी होती हैं तो टेपेटम डीजनरेट करता है, ये भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अब आप सोचेंगे कि मैम जब टेपेटम डीजनरेट हो गया तो वेयर दिस यूबिश बॉडीज विल गो, ये जो यूबिश बॉडीज हैं, लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन का जो आउटर मोस्ट एक्साइन होता है that will be formed of sporopollenin or the यूबिश बॉडी। तो टेपेटम से निकल के ये जो यूबिश बॉडी है ये अंदर की तरफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के पास चली जाएंगी। ठीक है, इतना काम होगा। और जैसे ही ये काम आपका फिनिश हो चुका, टेपेटम की लेयर डीजनरेट करना स्टार्ट करती है, तो वो फिर आपका अगला प्रोसेस चला गया, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट यहाँ तक आपकी खत्म हो चुकी है, किसकी, एंथर की। ठीक है, अब अंदर जो है जैसे ही यूबिश बॉडीज जाएंगे तो माइक्रोस्पोर चेंज होने लगेगा पॉलन ग्रेन में, मैच्योर स्ट्रक्चर। क्लियर? अब ये जो अंदर की तरफ आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं, यूजुअली वो चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर आपके होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जस्ट लाइक दिस कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और यहीं पे आप तीसरा और चौथा भी देखोगे। और इनकी जो बाइंडिंग होती है या एसोसिएशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ कैलोस। और ये जो कैलोस था ये आपको एंडोथीशियम के लेयर में मिला था। ठीक है, लेटर ऑन जब इन चारों को हमें अलग करना होता है, क्योंकि हमें काम तो एक ही माइक्रोस्पोर का एक समय पे पड़ेगा, तो ये जो चारों हैं जब इनको हम अलग करेंगे तो उसके लिए हमें जो एंजाइम यूज करनी पड़ती है वो कैलेज एंजाइम होती है, जो आके इस कैलोस को डिसॉल्व करती है, सो दैट ऑल द माइक्रोस्पोर्स ऑफ अ टेट्राड गेट सेपरेटेड और डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर। दैट इज द बेसिक लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। अब इसको आप डायग्रामेटिकली देखिए, इस डायग्राम में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप देखी हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास, इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो। जो जो अभी तक हमने सीखा आपको वो इस डायग्राम में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो क्लियर करो, एंड टेल मी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपका डाउट इस प्रोसेस से रिलेटेड अभी क्लियर कर दूंगी। जल्दी से देखिए पूरा प्रोसेस। अगर आप स्टेज 1 देखोगे तो स्टेज 1 वाज नथिंग, वहां पे अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, केवल एपिडर्मिस आपको अलग से दिखाई दे रहा था। ठीक है, जब आप स्टेज 2 में आ गए तो आपको और भी दूसरी चीजें दिखाई देने लगी। तो यहाँ जब आप स्टेज 1 देखोगे तो यहाँ आपके पास अलग से जो लेयर 1 थी दैट वाज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आपको अलग से दिख रही थी। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद अंदर जो सेल्स थे वो मेरिस्टेमेटिक थे। फिर ये जो येलो वाले आपको सेल्स दिख रहे हैं दीज आर आर्चीस्पोरियल सेल्स। ये जो आर्चीस्पोरियल सेल्स हैं इन्हीं से आपका पूरा एंथर का सेक्शन डेवलप करता है, एंड दैट इज व्हाई द डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज यूस्पोरेंजिए। ठीक है, फिर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से प्राइमरी पेराइटल सेल अलग हुआ और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अलग हुआ। लेटर ऑन जो आपका पेराइटल सेल होता है, मतलब कि पीपीसी होता है यहाँ पे, तो पीपीसी से आपका किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजिनस सेल्स का या स्पोरोजिनस टिश्यू का। अब ये एसपीसी क्या है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एसपीसी? एसपीसी स्टैंड्स फॉर, एसपीसी का मतलब क्या है यहाँ पे डायग्राम में, क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज एसपीसी?
नो, दैट इज सेकेंडरी पेराइटल सेल। ठीक है, पीपीसी के बाद जब सेल्स बने तो उनको हमने लेयर का नाम नहीं दिया था ना, हमने आपको केवल क्या बताया कि 3 से 5 लेयर ऑफ सेल्स अलग हुए। यस, वेरी गुड दिव्या, यू आर करेक्ट। यहाँ पे एसपीसी स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी पेराइटल सेल, जो आपकी 3 से 5 लेयर बनी थी। अब वो 3 से 5 लेयर ऑफ सेल में से एक सिंगल सेल लेयर बनेगी एंडोथीशियम की, और दूसरी लेयर बनेगी मिडल लेयर। और जो दूसरे आपके एसपीसीज हैं अंदर की तरफ जो अलग हुए, उनसे बनेगा टेपेटम। क्लियर? उसके अलावा जो आपका स्पोरोजिनस सेल होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, उसका कोई लेयर बनाने का काम नहीं होता। उसका काम होता है सीधा सीधा माइक्रोस्पोरोसाइट्स, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाना। क्लियर? माइक्रोस्पोरोसाइट वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज ओनली एमएमसी, जिसको आप माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे थे। ठीक है, तो इज देयर एनी डाउट इन दिस प्रोसेस? किसी को भी इस पूरे प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है? जल्दी से बताइए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि हमें वो स्टेप समझ नहीं आया तो हम रिकॉल करेंगे। ऑल राइट, आफ्टर दिस ये जो डायग्राम मैंने आपके लिए पुट अप किया है, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। और एनसीईआरटी के डायग्राम्स को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहां पे प्रोसेस पूरा नहीं दिया होगा, दे विल डील विद द डायग्राम्स रिलेटेड टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के डायग्राम सीधा सीधा स्कैन होके क्वेश्चन में छापे जाते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी के डायग्राम को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करिए, बहुत अच्छे से देखिए कि एनसीईआरटी में चीजें कैसे बनाई गई हैं। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि मैंने यहाँ एनसीईआरटी का डायग्राम भी आपके लिए पुट अप किया है। ऑल्दो एनसीईआरटी आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिकली नहीं दिखाती, तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम तभी देखिए जब आप प्रोसेस समझ चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज द डायग्राम। और इसमें ये डायग्राम के अंदर आपको लेयर तो दिखाई रहा है, फॉर्मेशन तो दिखाई रहा है, उसके अलावा वो आपको साथ ही साथ, अगर आप इसका ये सी वाला सेक्शन देखोगे तो आपको वो साथ ही साथ डेहिसेंस ऑफ एंथर भी दिखा रहा है, जहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। ठीक है, हमें पहले थोड़ा सा यहाँ पे बात करनी है कि पॉलन कैसे बने, यहाँ पर टेट्राड कैसे बना, वो अलग कैसे हुआ, पॉलन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम डेहिसेंस पे जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप सब लोग ये सेम मीटिंग रिजॉइन करिए विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग को ये सेम मीटिंग रिजॉइन करनी है। क्लियर?